नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। फरवरी महीने का पार्ट 2 जो है वो गिरिराज पत्रिका का डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो है हम डिस्कस कर चुके हैं फरवरी महीने का, और जनवरी महीने के 4 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी की PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो फरवरी महीने का देखिए आप, पार्ट 2 जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर दी भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन। अभी बजट जो था वो एलोकेट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आपको पता है। तो अलग अलग विभागों में अलग अलग बजट जो है वो दिया जाता है, अलग अलग रेलवे लाइन को अलग अलग बजट जो है वो दिया जाता है। तो ये जो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है, ये हिमाचल के साथ संबंध रखती है। तो इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो बजट बहुत ज़रूरी है। कितना बजट जो है वो एलोकेट किया गया है इसके लिए 1000 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 1000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए। हिमाचल प्रदेश में और भी ऐसी परियोजनाएं हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन जिनकी चल रही है। तो उनमें आप देख लीजिए कि कितना बजट जो था वो एलोकेट किया गया। लगभग 1000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए। 452 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए, और 452 करोड़ रुपया ही एलोकेट किया गया नंगल डैम तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए। तो इन रेलवे लाइन के लिए जो बजट एलोकेट किया गया वो बजट ज़रूरी है। ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें, जो हिमाचल प्रदेश को 3 बड़ी रेलवे परियोजनाओं के लिए मिला है वो 1902 करोड़ रुपया मिला है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम पिछले बजट की बात करते हैं तो पिछले बजट में जो है वो प्रदेश सरकार को रेल परियोजनाओं के लिए 400 करोड़ जो था वो पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए तो पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं तो 400 करोड़ रुपया जो है वो ज़्यादा मिला है। भानुपल्ली रेलवे लाइन को पिछले 4 साल जो था वो 420 करोड़ रुपया जो था वो दिया गया था। ये आप ध्यान रखिए। और ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का ऐलान जो था वो किया था। ये ऐलान कहाँ से किया गया था? ये लुहणु ग्राउंड से किया गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ ही लगता है, हिमाचल के साथ ही। तो उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला को भी जो है वो 5310 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। ये पता होना चाहिए। तो ये हमने जो है वो सारी जानकारी यहाँ से जान ली, खासकर जो रेलवे बजट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच फॉर्म ऑफ डांस वाज परफॉर्म्ड इन G20 समिट। तो बोलते हैं कि हाल ही में G20 समिट में किस प्रकार का नृत्य जो था वो परफॉर्म किया गया। स्पेसिफिक रूप से बात की जा रही है हिमाचल के डांस की, कि कौन सा हिमाचली डांस जो था वो G20 समिट में जो था वो परफॉर्म किया गया। अब देखो, हिमाचल का जब कोई भी डांस इस तरह से परफॉर्म किया जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेशक गिरिराज पत्रिका में इस बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया था, परंतु करंट अफेयर का क्वेश्चन ये आपके लिए ज़रूर बन जाता है। तो G20 समिट में सिरमौर का नृत्य जो था वो परफॉर्म किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। G20 समिट आपको पता है इस बार इंडिया जो है वो होस्ट कर रही है। अब इंडिया इसको होस्ट कर रही है तो एक आसरा संस्था है। आसरा संस्था के लोक कलाकारों के द्वारा जो था ये प्रस्तुति जो था वो दी गई, और चंडीगढ़ में ये प्रस्तुति जो था वो दी गई। चंडीगढ़ में G20 सम्मेलन में जो प्रतिनिधि आए थे उनके समक्ष जो था ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो था वो परफॉर्म किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। और भी देखो बहुत सारे डांस यहाँ पर परफॉर्म किए गए, परंतु अगर हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं जो डांस यहाँ पर परफॉर्म किए गए, तो सिरमौरी नाटी जो था वो प्रेजेंट की गई आर्टिस्ट जो कि आसरा संस्था के हैं उनके द्वारा। और इनके द्वारा जो था वो रिहल्टी घी हो गया, मुजरा डांस हो गया, और पाराथ डांस हो गया, रासा डांस हो गया। ये सारे डांस जो था वो परफॉर्म किए गए। कई बार एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपल रूप से कि रासा डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म जो है वो किया जाता है। तो रासा डांस आपने ध्यान रखना है कि रासा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में। सिरमौर में जो है वो कौन कौन से डांस के टाइप जो है वो मुख्य रूप से परफॉर्म किए जाते हैं। आपको पता है जैसे हम डांस की बात करते हैं तो सिरमौरी नाटी हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नाट्य आप जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में परफॉर्म की जाती है, जैसे शिमला की नाटी है, सिरमौर की नाटी है, और भी अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों की जो है नाटी है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें द्रौपदी हो गया, झूरी हो गया, रासा हो गया, गी हो गया, सारे जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये सारे परफॉर्म किए जाते हैं सिरमौर में। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं वो इसमें जो है वो कौन कौन से जाने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है एक तो रासा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछ लिया जाता है।
इसमें रासा आपने ध्यान रखना है कि रासा डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, और रासा डांस जो था वो G20 समिट में भी परफॉर्म किया गया। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि लास्ट टाइम जो हाटी समुदाय है उसको ट्राइबल का दर्जा जो था वो दिया गया। तो हाटी समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पर है, जो हाटी समुदाय है गिरी क्षेत्र का, यानी कि जो सिरमौर क्षेत्र का हाटी समुदाय है उसको जो था ये ट्राइबल का दर्जा दिया गया था, ये पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से एक और बात भी याद रखनी है। क्या याद रखना है कि ये जो ST दर्जा, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा हाटी समुदाय को दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें विधानसभा क्षेत्रों की 4 विधानसभा क्षेत्रों की, खासकर 4 विधानसभा क्षेत्रों की 154 पंचायतें जो हैं वो लाभान्वित होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। और हाटी समुदाय जो है वो 14 जातियों और उपजातियों का समूह है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसमें खस, कनैत से लेकर जो है वो अनुसूचित जाति और उपजातियाँ जो हैं वो शामिल हैं। तो ये जानकारी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से है, और ये सारा हमने डिस्कस यहाँ से कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हाइड्रोजन गैस स्टेशन विल बी एस्टेब्लाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में जो है वो हाइड्रो गैस स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। देखो, हाइड्रो गैस स्टेशन की हम जब बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ये स्थापित किए जाएंगे, और किस रेलवे स्टेशन पर जो है वो स्थापित किए जाएंगे, तो ये स्थापित किए जाएंगे शिमला में, बड़ोग में और कालका में। ये जो 3 रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक्चुअली में कोशिश की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पहला हिमाचल प्रदेश रेलवे ट्रैक जो है उसको हाइड्रोजन गैस ट्रैक बनाया जाए। मतलब यहाँ पर जो रेलवे लाइन चले वो हाइड्रोजन बेस्ड हो, हाइड्रोजन गैस के ऊपर बेस्ड हो, और पॉल्यूशन कम हो जाए वहाँ से, ये कोशिश जो है वो की जा रही है। तो इन 3 रेलवे स्टेशन पर आपको पता है कि शिमला से लेकर कालका तक रेलवे लाइन जो है वो चलती है, और शिमला से ये स्टार्ट होती है, कालका तक चलती है। इसके बीच में जो सबसे लंबी टनल आती है वो बड़ोग टनल आती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। टोटल नंबर ऑफ 103 टनल्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखिए कि अभी हुआ गया था कि चेन्नई से कालका जो था वो पहली रेलवे ट्रेन जो था वो पहुंची थी ट्रायल के रूप में, तब ये न्यूज़ में आया था। और सरकार ये कोशिश कर रही है कि पहले चरण पर जब ये हाइड्रोजन ट्रैक बनाए जाएँ तो नैरो गेज रेलवे लाइन पर जो है वो बनाए जाएँ, नैरो गेज ट्रैक पर जो है ये बनाए जाएँ, ये कोशिश जो है वो की जा रही है। ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी ये 1903 में जो था वो इनॉग्रेट की गई थी, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा उस टाइम ये इनॉग्रेट की गई थी। एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं कालका रेलवे ट्रैक के बारे में। कालका शिमला कालका रेलवे लाइन जो है ये 1903 में ओपन की गई थी, लॉर्ड कर्जन के टाइम के दौरान इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया था। ये रेलवे लाइन जो है वो रीच हुई थी पहली बार शिमला जब पहुंची थी, तो 1906 में ये पहुंची थी। रेल कार सर्विस भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई और 1927 में ये इंट्रोड्यूस की गई। यहाँ पर बात कही जाती है टनल्स की कि 103 सुरंगें जो हैं वो ओरिजिनली हैं। अब कहा जाता है कि एक सुरंग बीच में टूट गई है तो 102 सुरंगें रह गई हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस यानी कि पुल यहाँ पर 800 आते हैं, कर्व यहाँ पर 900 आते हैं। ये ट्रैक जो था वो बनाया गया था, एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था DRI दिल्ली अंब कालका रेलवे को अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इंजीनियर HS हरिंगटन। तो HS हरिंगटन के सुपरविजन में ये बनाई गई थी। और जो लॉन्गेस्ट टनल बड़ोग है उसकी जो लेंथ है वो है 1143 मीटर, ये ध्यान रखना। और इसको हेरिटेज यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, 2008 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं जस्टिस संजय करोल रिसेंटली अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिलोंग्स विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो न्यायमूर्ति संजय करोल को हाल फिलहाल में क्या किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हिमाचल से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर जस्टिस संजय करोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जाने कि ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से किस जिले से एग्जैक्टली संबंध रखते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जस्टिस संजय करोल जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के गरली गांव से जो है वो संबंध रखते हैं। गरली परागपुर आपने जरूर सुना होगा, यहाँ से ये संबंध रखते हैं। और जस्टिस संजय करोल जो था वो मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी जो हैं वो रहे। और इसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट जो है अभी भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में ये अकेले नहीं भेजे गए हैं, इनके साथ 5 जजेस जो हैं ये टोटल भेजे गए हैं। तो चीफ जस्टिस ने इनको ओथ दिलाई, चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा जो है वो ओथ दिलाई गई। किस किस को दिलाई गई, तो इसमें पहले हैं जस्टिस पंकज मित्तल, और दूसरे हैं जस्टिस संजय करोल, तीसरे हैं जस्टिस संजय कुमार, चौथे हैं जस्टिस अहसानुद्दीन, और 5वें हैं जस्टिस मनोज मिश्रा। तो इनको जो है वो शपथ दिलवाई गई। और
किसने दिलवाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो था वो इनको शपथ दिलवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, इनका नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट जो एज होती है वो क्या होती है? उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो क्या होती है? 65 ईयर्स जो है वो उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो होती है। इन केस अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का पद है वो अभी खाली है, नए चीफ जस्टिस जो है वो बनाए जाने हैं, अभी सिर्फ एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो काम कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखना। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ही एक जज ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं वो जस्टिस मेहर चंद महाजन जो हैं वो रह चुके हैं। MC महाजन का नाम बहुत ज़रूरी है। इनके नाम पर एक कॉलेज भी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जिसका नाम है MCM DAV कॉलेज कांगड़ा, मेहर चंद महाजन कॉलेज कांगड़ा जो है। इसके साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो 32 हो गई है। तो 32 जजेस जो हैं वो नए जो हैं वो हो चुके हैं यहाँ पर टोटल जजेस, ये सारा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था परंतु अलग फॉर्मेट में डिस्कस हुआ था, इस बार अलग है। बोलते हैं नेक राम शर्मा हु वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड इन 2023 वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो बोलते हैं नेक राज शर्मा जिन्हें हाल ही में 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है वो संबंध रखते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से नहीं पूछा गया है, किस पेशे के साथ जो है ये जुड़े हुए हैं, किस फील्ड में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो नेक राम शर्मा, इनका नाम ध्यान रखना है कि नेक राम शर्मा को जो है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है वो ये अवार्ड मिला है। और कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंध रखते हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम एकत्रित करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं, इनको ये पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है, एग्रीकल्चर की फील्ड में इनको ये दिया गया है। 3 क्वेश्चन तो ये बन गए। चौथा क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने क्या ऐसा काम किया एग्रीकल्चर की फील्ड में? तो इन्होंने एक ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम जो था इसको रिवाइव करने में इन्होंने अपना योगदान दिया। नौ अनाज, जिसका नाम नौ अनाज जो है ये नेचुरल इंटरक्रॉपिंग मेथड है जिसमें 9 फूड ग्रेन जो है वो ग्रो की जाती हैं और इसमें जो है ये ऑन द छोटे से पीस पर जो है वो उगाई जाएंगी, विदाउट केमिकल यूज़ जो है उगाई जाएंगी। और ये पानी की जो इरिगेशन की जो ज़रूरत होती है उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है और फर्टिलिटी लैंड की जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। तो नौ अनाज के नायक ये भी इनको कहा गया, नौ अनाज के नायक इनको कहा गया। और नेकराम को जो है इन्होंने लगभग 10,000 के करीब इन्होंने सीड यानी कि बीज जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किए अलग अलग 6 स्टेट्स में और विदाउट एनी कॉस्ट जो था वो इन्होंने ये किए। अगर इस बार हम पद्मा अवार्ड की बात करते हैं तो देखो पद्मा अवार्ड आपने ध्यान रखना है कि 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है और एक पद्म श्री होता है। तो 6 लोगों को जो था वो दिया गया पद्म विभूषण, ये ध्यान रखिए, और 9 लोगों को जो था वो पद्म भूषण दिया गया और 91 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। और अगर आप बात करेंगे कि पद्मश्री अवार्ड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट नाम हैं तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि राकेश झुनझुनवाला, आनंद कुमार, अभिनेत्री रवीना टंडन, इनके नाम ज़रूर ध्यान रखने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कि जो पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं उसमें मुख्य नाम कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हैं, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन हैं और ORS के जनक डॉक्टर दिलीप महालोनविस हैं। इन सभी को जो है ये अवार्ड दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के नाम, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स किस किस को दिए गए, टोटल कितने अवार्ड दिए गए, ये सारी जानकारी आपने दूसरी बार फिर से रिवाइज कर ली, लास्ट टाइम भी रिवाइज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं सुकेती देवता मेला ईज़ा। बोलते हैं सुकेती देवता मेला जो है वो कहाँ पर किस तरह का मेला है, और ये भी पता होना चाहिए डेफिनेटली आपको कि ये किस तरह का मेला है। पहले तो हम बात करते हैं कि ये मेला जो है इसका स्टेटस क्या है। इसका स्टेटस है स्टेट लेवल फेयर, ये जो है राज्य स्तरीय एक मेला है। कौन सा मेला है? राज्य स्तरीय मेला है, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो बात करते हैं कि ये आया क्यों था गिरिराज पत्रिका पर, तो गिरिराज पत्रिका पर इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था। आपने ध्यान रखना है कि सुंदरनगर में जो है ये मेला लगता है और राज्य स्तरीय जो है ये मेला होता है, इतना बेसिक आपको पता होना। साथ में ये ध्यान रखिए कि ये मेला कब से मनाया जा रहा है।
ये जो इस रियासत के अंतिम शासक थे, सुकेत रियासत के अंतिम शासक जिनका नाम राजा लक्ष्मण सेन है, उनके समय से जो है वो मनाया जा रहा है। सिंस 1932 जो है ये मनाया जा रहा है। और ये मेला इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस मेले को जो है वो राज्य स्तरीय मेला का दर्जा दिया गया है। और राज्य स्तरीय मेले ये किस तरह के मेले होते हैं, आपने ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम ग्रांट जो मेलों को दी जाती है, राशि जो मेलों को दी जाती है, सहायता दी जाती है, उसको इंक्रीज किया गया था। तो ये ग्रांट इंक्रीज की गई है, 50,000 रुपया अब दिया जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मेले होते हैं उनको जो है वो 50,000 राशि दी जाती है। स्टेट लेवल के जो मेले होते हैं पहले 1 लाख दिया जाता था, परंतु इनको बढ़ाकर 1.5 लाख जो है वो कर दिया गया है, 1.5 लाख जो है वो कर दिया गया है। और नेशनल लेवल के जो मेले होते हैं उनकी राशि 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख जो है वो कर दी गई है। तो 3 लाख मेला ये रुपया जो है वो स्टेट लेवल के मेलों को दिया जाता है। और इंटरनेशनल लेवल के जो मेले होते हैं उनको 5 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। 5 लाख रुपया इंटरनेशनल लेवल के मेलों को दिया जाता है, जैसे कि मिंजर मेला हो गया, मंडी में अभी शिवरात्रि मेला चल रहा है। और शिवरात्रि मेले के अलावा लावी मेला होता है रामपुर में, शिमला में। ये सारे मेले जो हैं वो इंपॉर्टेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भ्रिंगटा पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भ्रिंगटा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भ्रिंगटा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो गिरिराज पत्रिका में दिया गया था क्वेश्चन, परंतु हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो अलग अलग स्थानों के साथ जोड़ते हैं या फिर एग्जैक्टली कुल्लू में ही स्थित हैं। जैसे कि दुलची दर्रा हो गया जो मंडी को कुल्लू में जोड़ता है, एलाइड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दुलची दर्रा के अलावा भूभू दर्रा हो गया, भूभू दर्रा जो है वो जोगिंदरनगर को कुल्लू रीजन के साथ जोड़ता है। और जलोरी दर्रा हो गया ये कुल्लू में स्थित है। जशोल दर्रा हो गया ये भी कुल्लू में स्थित है। पजौंद दर्रा हो गया ये भी मंडी को जो है वो कुल्लू से जोड़ता है। और काहुली दर्रा हो गया, काहुली गलू आपको पता है दर्रे को ही कहा जाता है। काहुली जोत हो गया ये कुल्लू में स्थित है। चंद्रखानी दर्रा हो गया ये भी कुल्लू में जो है वो स्थित है। और घारू जोत हो गया ये कुल्लू में जो है वो स्थित है। सारी गलू हो गया, सारी गलू जो है वो कांगड़ा कुल्लू रीजन को आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रा आपको पता है कुल्लू लाहौल रीजन को जो है वो आपस में जोड़ता है। और अप्रॉक्सीमेटली याद रखना कि 3978 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और भिरिंगा दर्रा हो गया, भिरिंगा दर्रा जो है वो कुल्लू को कांगड़ा से जो है वो जोड़ता है। इसके अलावा रांगची दर्रा हो गया, रांगची दर्रा कुल्लू में स्थित है। सी दर्रा हो गया, सी जोत जो है ये कुल्लू में ही स्थित है। काठी कुकड़ी हो गया, काठी कुकड़ी जो है ये कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। एनिमल दर्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुल्लू में ही जो है वो स्थित है। तेंतु दर्रा हो गया, तेंतु दर्रा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कुल्लू को कांगड़ा से जो है वो जोड़ता है। ये आपने ध्यान रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे जो हैं वो आपने जान लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दर्रे आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं। एक इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसका आप कमेंट करके बता दीजिए। दराती दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, ऐसे ही बता दीजिए कमेंट करके, जल्दी से रिवीजन आपका थोड़ा सा हो जाएगा। कुल्लू के हमने रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच किंग एस्टेब्लाइज्ड द फेमस ज्वालाजी टेम्पल। तो बोलते हैं कि प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर की स्थापना जो था वो किस राजा के द्वारा की गई थी। ज्वालाजी मंदिर के बारे में आप बहुत बार पढ़ते रहते हैं। तो ज्वालाजी बोलते हैं मंदिर जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजा भूमिचंद के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राजा भूमिचंद ने जो था वो ज्वालाजी मंदिर की स्थापना की। कांगड़ा रीजन के ये राजा हुए, कांगड़ा क्षेत्र के राजा हुए, ये ध्यान रखना। और ज्वालाजी का मंदिर जो है इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पर इस में जो आर्किटेक्ट स्टाइल इसका बना हुआ है वो लगभग डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। डोम आर्किटेक्ट स्टाइल जो है इस मंदिर का है। ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन मंदिरों का पूछा जाता है। जैसे कि कांगड़ा का मंदिर डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। कांगड़ा में ही ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है वो भी डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कांगड़ा में ही चामुंडा माता का मंदिर है वो भी लगभग इसी स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए इन मंदिरों के आर्किटेक्ट स्टाइल खास। साथ में आपने ये भी रिवाइज करना है कि फिरोज शाह तुगलक, इसका नाम तो आपको याद ही है। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा को प्लंडर किया था, तो इसने ज्वालामुखी मंदिर को प्लंडर करके जो था वो यहाँ से बहुत सारी किताबें उठाकर जो था वो ले गया था। और इन किताबों का ट्रांसलेशन भी जो था वो इसने पारसी में जो था वो करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक, ये इसका नाम ज़रूर ध्यान रखना, 1365 में इसने प्लंडर किया था। इसका नाम मत भूलना क्योंकि ये नाम बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता।
अब ज्वालामुखी का नाम सुनते आपके मन में ज्वालामुखी की संधि भी जो है वो आनी चाहिए। तो माइंड में रिवाइज कीजिए कि ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी। ये संधि जो था वो एग्जैक्टली 1809 में जो था वो हुई थी। हुआ क्या था, आपको पूरी हिस्ट्री अगर मैं थोड़ा सा फास्ट में बताऊं तो क्या हुआ था कि संसार चंद जो था वो बिलासपुर और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा था। बिलासपुर बहुत ज़्यादा तंग हो गया, उसने गोरखाओं को इन्वाइट किया, गोरखाओं ने आक्रमण किया यहाँ पर आकर और संसार चंद को हरा दिया। अमर सिंह थापा जो था वो गोरखाओं को लीड कर रहे थे। अब संसार चंद को जाकर कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी। गोरखा इंतजार कर रहे थे कि कब जैसे मौका मिले और कांगड़ा किले को अपने कब्जे में ले ले, परंतु उनको मौका नहीं मिल पाया और संसार चंद ने उतने में क्या किया कि अपने भाई को भेजा, भाई का नाम था फतेह चंद, कि आप जाओ और महाराजा रणजीत सिंह से जो है सहायता मांगो। तो वो गए और महाराजा रणजीत सिंह से जो था वो उन्होंने सहायता मांगी। महाराजा रणजीत सिंह आए और 1809 में एक संधि हुई जिसको नाम दिया गया ज्वालामुखी की संधि। और ये 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में जो था वो हुई थी। और इस संधि के अनुसार बाद में कांगड़ा का किला जो था वो देना भी पड़ा था, संसार चंद को छोड़ना पड़ा था कांगड़ा का किला और रणजीत सिंह को देना पड़ा था। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है इस संधि के बारे में। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप हिमाचल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन करना ज़रूरी होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी में एक गोल्डन छत्र जो था वो चढ़ाया गया था, वो किसने चढ़ाया था? वो अकबर के द्वारा जो था वो चढ़ाया गया था। आपको पता है उसके पीछे भी अकबर मानता नहीं था कि इस तरह की कोई श्रद्धा है। जब अकबर को विश्वास हुआ तो उसने यहाँ पर चढ़ाया था इस तरह से छत्र। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर वॉज द 53rd स्टेटहुड डे ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो हाल फिलहाल में आपको पता है कि हिमाचल का 53 नंबर का पूर्ण राज्यत्व दिवस जो है मनाया गया। बोलते हैं कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था मुख्य रूप से, तो ये आपने जो है वो कमेंट करके जो है वो बताना है। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। लास्ट हमने जो फर्स्ट एडिशन फरवरी महीने का डिस्कस किया था वहाँ पर ये डिस्कस हो चुका है। और रहती है बात टेलीग्राम की, जहाँ पर आपको पीछे की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट जानकारी वहाँ पर मिल जाती है। वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। मेंस का टॉपिक इस बार डिस्कस नहीं कर पाए, परंतु अगली बार डेफिनेटली डिस्कस किया जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।